सो हेलो एवरीवन, अगस्त्या जीएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि 10 बजे के सेशन में हम हमेशा एमसीक्यू सीरीज को लेकर आते हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर यह सीरीज चलाया गया है, जैसे एईडीओ के एग्जामिनेशन को। तो उसी एमसीक्यू सीरीज में आज हम पुनः हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, और वो है आपका यूरोपियन कंपनियों का आगमन। और इस यूरोपियन कंपनी के आगमन से रिलेटेड हमने लास्ट सेशन में भी एमसीक्यू सीरीज में कराया था। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू सीरीज में बचे हुए यूरोपियन कंपनी के आगमन से रिलेटेड, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और ये क्वेश्चन प्रायः जो है वो पीवाईक्यू के रूप में ही रहा है, यानी विभिन्न विभिन्न पीसीएस एग्जामिनेशन में ऐसे यूरोपियन कंपनी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सेशन को ज़्यादा लेट ना करते हुए हम एक एक करके इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपका ये है, मैं इसको पढ़ देता हूँ कि किस मुगल सम्राट के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। यानी भारत में, सिंपल भाषा में बोलो तो, जिस समय भारत में मुगलों का शासन चल रहा था, तो कौन वो मुगल शासक था जिसके समय में कंपनी ने भारत में फैक्ट्री की स्थापना किया था, भारत में फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे होंगे कि अकबर, ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, और ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। सो जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर निकल कर आएगा, वो उस आंसर का सही आंसर आप लोग बताइएगा कि मुगल शासक के समय, किस मुगल शासक के समय यह कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही आंसर निकलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जहांगीर काल में पहला फैक्ट्री जो है वो स्थापित किया गया था। यह पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था, इससे भी रिलेटेड पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आंसर जो निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 1612 में ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो यही 1612 में अगर देखें तो यह जहांगीर काल से संबंधित रहा है। और हमने अभी जैसा कि बताया कि जहांगीर के समय में ही पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ था। तो यह फैक्ट्री जो 1612 में स्थापित हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत के किस क्षेत्र में यह कंपनी स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर 2 हुगली, ऑप्शन नंबर सी अमरकोट, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो सूरत है। ठीक है ना, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। 1612 में कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया था, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। सो इसका सही आंसर अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपका सूरत निकल कर आएगा। सूरत में 1642 में सूरत में जो है वो पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया था। वही 1613 में मसूलीपट्टनम में कंपनी का दूसरा फैक्ट्री स्थापित हुआ था। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब पीवाईक्यू के सेंस में है। विभिन्न विभिन्न पीसीएस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके स्टेट पीसीएस से रिलेटेड है, जो आपके एईडीओ के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है ना, ये भी सूरत से ही रिलेटेड है। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। किस व्यापारी कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इस व्यापारी कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है ना, इसका सही आंसर जो है वो आप लोग इसका दीजिएगा। ऑप्शन अगर देखें तो डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। ठीक है ना, किस व्यापारी कंपनी ने सूरत में पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। ठीक है, किस यूरोपीय व्यापारी, अभी हमने आपको बताया है कि 1612 में सूरत में
ठीक है, सूरत में। इसका सही आंसर अगर देखें तो आंसर नंबर बी जो है वो ब्रिटिश के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत में पहला व्यापारिक कंपनी स्थापित किया गया था 1612। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, इसका भी आंसर हमने अभी जस्ट आपको जवाब दिया था। आप इसका ऑप्शन देखकर ही इसका आंसर निकाल सकते हैं कि पहला फैक्ट्री जो है वो सूरत में था, तो दूसरा फैक्ट्री हमने अभी आपको बताया था कि मसूलीपट्टनम में। सो ऑप्शन देखकर ही इसका आंसर आप निकालिएगा। 1613 में मसूलीपट्टनम में कंपनी का दूसरा फैक्ट्री स्थापित हुआ था, या मछलीपट्टनम बोले या मसूलीपट्टनम, दोनों एक ही है। तो यह आंसर अगर देखें तो 1613 का आंसर जो है वो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका सही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है ना, 1613 के संदर्भ में। क्लियर है, 1613 के संदर्भ में या सही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है आपका। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित किया था? ठीक है ना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसे औरंगजेब ने निष्कासित किया था? ठीक है ना, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, वो कौन सा अधिकारी था जिन्होंने औरंगजेब ने ब्रिटिश अधिकारी को निष्कासित किया था? ऑप्शन नंबर ए आंगर, ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी सर जॉन गेयर, ऑप्शन नंबर डी सर निकोलस बेट। ठीक है ना, औरंगजेब ने किस ब्रिटिश अधिकारी को निष्कासित किया था? जल्द से जल्द इसका आंसर बताइएगा। इसका अगर सही आंसर अगर देखें तो ये आंसर निकल कर आएगा निकोलस बेट। निकोलस बेट को अंग्रेजी अधिकारी जो थे उसे औरंगजेब के द्वारा निष्कासित किया गया था। सो करेक्ट आंसर जो है उसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर देखें, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये आपका क्वेश्चन कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड है और तीन तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था। उसी कर्नाटक युद्ध में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का पूछ रहा है क्वेश्चन में। अगर देखें तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी संघर्ष, कर्नाटक का उत्तराधिकारी संघर्ष। ठीक है ना, कर्नाटक का उत्तराधिकारी संघर्ष। और नेक्स्ट है कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप, यानी फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा करना। ठीक है ना, तत्कालिक कारण है, तत्कालिक कारण का आंसर दीजिएगा कि इसमें से कौन है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी फ्रांसीसियों कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर, या फ्रांसीसियों जलपोत पर कब्जा करना। ठीक है, जल्द से जल्द इससे आंसर दीजिएगा। तत्कालिक कारण है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। ठीक है, तत्कालिक कारण के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। तत्कालिक कारण अगर देखें तो इसका सही आंसर निकल कर आएगा फ्रांसीसी जलयान पर कब्जा करना। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी तो युद्ध शुरू होने का आधार बनता है, लेकिन तत्कालिक कारण के रूप में अगर देखें तो आंसर क्या निकल कर आएगा? फ्रांसीसी जलयान पर कब्जा करना। तो ब्रिटिश के द्वारा फ्रांसीसी जलयान पर कब्जा करना, चूंकि ब्रिटिश जो है वो नौ शक्ति में काफ़ी परिपूर्ण थे, ऐसे में फ्रांसीसी जलयान का कब्जा करना ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बनता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। सो 7 नंबर क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर निकल कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? ब्रिटिश फ्रांसीसी के बीच में, ब्रिटिश डच के बीच में, ब्रिटिश मराठा के बीच में, हैदर अली और मराठा के बीच में। अभी हमने आपको बताया है कि तीन तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था। ये तीनों कर्नाटक युद्ध अगर देखें तो ये एक वर्चस्व की लड़ाई थी, अपनी शक्ति को दर्शाने का और भारत में अपनी औपनिवेशिक सत्ता को स्थापित करने के दृष्टिकोण से था। ऐसे में अगर आंसर देखें तो दो ऑप्शन तो तुरंत ही आपका माइनस हो जाएगा। औपनिवेशिक शक्ति को स्थापित करने का मतलब होगा कि ये यूरोपीय शक्तियों के बीच में ये संघर्ष रहा, लेकिन किन किन यूरोपीय शक्तियों के बीच में संघर्ष रहा? ऑप्शन देखकर इसका सही आंसर बताएगा। ब्रिटिश फ्रांसीसी
फ्रांसीसी के बीच में, ब्रिटिश डच के बीच में, या ब्रिटिश मराठा के बीच में, या ब्रिटिश हैदर अली और मराठा के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो इसका आंसर निकल कर आएगा ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में ही 3-3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। जहां ऑप्शन नंबर बी पर बात करें तो बेदरा का युद्ध ये 1759 में ब्रिटिश तथा डचों के बीच में हुआ था। सो ब्रिटिश और डच के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो सही आंसर निकल कर आएगा बेदरा का युद्ध, और ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में अगर पूछा जाए तो सही आंसर निकल कर आएगा आपको कर्नाटक युद्ध। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इनमें से कौन ऐसा यूरोपीय है जिसने भारतीय रजवाड़ों को के झगड़ों में क्षेत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से शामिल हुआ है। मैं सिंपल भाषा में इसको बता दूं, ये पूछ रहा है कौन ऐसा गवर्नर रहा है जो भारतीय लड़ाई में यानी राजाओं के लड़ाई में उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया है। आप इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर अगर देखें तो अगर सही पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि ऑप्शन में देखें तो ये है एक ब्रिटिश गवर्नर के रूप में क्लाइव, फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले, पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अगर देखें तो अल्बुकर, और फ्रांसीसी भारतीय ब्रिटिश गवर्नर के रूप में गवर्नर जनरल के रूप में अगर देखें तो वारेन हेस्टिंग्स। वो कौन ऐसा यूरोपीय था, ध्यान रखिएगा यूरोपीय से रिलेटेड पूछ रहा है, ब्रिटिश से रिलेटेड नहीं है, यूरोपीय से रिलेटेड है कि यूरोपीय शक्ति में कौन ऐसा पहला था जो भारतीय रजवाड़ों के झगड़ों में हस्तक्षेप किया था। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो इसका आंसर निकल कर आएगा डुप्ले। ठीक है ना, डुप्ले ही पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी सेना जो है वो भारतीय राजाओं को किराए पर देना शुरू किया और भारतीय राजाओं की लड़ाई में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। इसकी पहली शुरुआत अगर देखें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 के बीच में हुआ था, उस युद्ध के दौरान जो है वो इसमें उसने उदाहरण प्रस्तुत किया था। तो डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था और फ्रांसीसी गवर्नर रहने के कारण फ्रांसीसी गवर्नर के ने ही सबसे पहले जो है वो भारतीय राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप किया, अपनी सेनाओं को किराए पर दिया, और इसी प्रकार की पद्धति जो है वो बाद में वेलेजली ने भी अपनाया था, जिसको सहायक संधि की परिधि के रूप में जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि यूरोपीय व्यक्ति में कौन ऐसा व्यक्ति था जो सर्वप्रथम सहायक संधि यानी भारतीय सेनाओं को अपनी सेना को भारतीय राजाओं को देने का प्रोविजन लाया था, तो इसका आंसर डुप्ले निकल के रहेगा। और ब्रिटिश गवर्नर में इस प्रकार का प्रोविजन लाने वाला पहला गवर्नर जो था वो था वेलेजली था, जो सहायक संधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में का सही आंसर जो है वो आंसर आपका निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब एक इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों को हम बार बार यहाँ पर डिस्कस करवाते हैं कि हम लोगों का यहाँ पर जो बैच जो है वो प्रज्ञान बैच शुरू हो चुका है। ये पूरा मेंस ओरिएंटेड बैच है। इस बैच में क्लासेस अभी चल रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस चल रही है। जिन लोगों को मेंस की पूर्ण तौर पर तैयारी करना है तो वो लोग भी प्रज्ञान बैच से जुड़ सकते हैं। इस प्रज्ञान बैच के तहत GS1 और GS2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। इस बैच की खासियत क्या है कि हम लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, हम लोग कंप्लीट सिलेबस कराने पर फोकस कर रहे हैं, और साथ ही साथ अनुभवी लोगों के द्वारा फैकल्टी के द्वारा मेंटोरशिप प्रोग्राम भी हम लोग ला रहे हैं। तो प्रज्ञान बैच जो आपका मेंस से रिलेटेड बैच है GS1 और GS2 का है, इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए। इस बैच को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अगस्त्या GS एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर इस कंप्लीट बैच को आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें पूर्ण तौर पर GS और GS2 की सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ाई चल रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो लोग मेंस का अगर कोई सेपरेट बैच लेना चाह रहे हैं, इस प्रज्ञान बैच का अगर फ़ी देखें तो 2999 रुपया है। लेकिन अगर कोई सेपरेट अगर बैच लेना चाह रहे हैं, जैसे अगर देखें सेपरेट बैच के रूप में हिस्ट्री जो मेन से रिलेटेड है, GS1 का पेपर है, 114 नंबर का पेपर है। हिस्ट्री का अगर कोई एक सेपरेट मेंस का अगर लेना चाह रहे हैं जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री और IR कराया जाएगा, इसकी फ़ी जो है वो 899 में है। ये भी मेंस से ओरिएंटेड बैच है। इस बैच को भी आप अगस्त्या GS एकेडमी के ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं।
हिस्ट्री के अलावा मेंस का एक और सेपरेट बैच हम लोग यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। वो है विकास सर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिन लोगों को केवल और केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका 72 GS2 में 72 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको केवल और केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर पढ़ना है तो वो भी इस बैच को परचेज कर सकते हैं 799 में। विकास सर के द्वारा यह बैच चलाया जा रहा है और इस बैच में कंप्लीट आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मेंस के हिसाब से कवर कराया जाएगा। तो मेंस से रिलेटेड ये 3 महत्वपूर्ण बैच हम लोग अगस्त्या जीएस एकेडमी के माध्यम से लेकर आए हैं, जो गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर्ड कर मेंस कोर्स में जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 सेपरेट बैच भी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर लाए हैं, जिसमें विकास सर के द्वारा प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर फिजिक्स का बैच लाया गया है, जिसके तहत केवल और केवल वनडे एग्जामिनेशन, चाहे वो AEDU हो, RRB हो, NTPC हो, चाहे 72 BPSC, जिसमें साइंस का एक सबसे बड़ा रोल रहता है इन तमाम एग्जामिनेशनों में, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ फिजिक्स का एक बैच लेकर आए हैं 499 में। ये भी विकास सर के द्वारा कराया जा रहा है और ये बैच जो है वो PT ओरिएंटेड बैच है। ये भी आपको अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप पर दिख जाएगा PT कोर्स में। और PT कोर्स से रिलेटेड एक और कोर्स हम लोग लेकर आए हैं, वह है हिस्ट्री का, जो कंप्लीट हिस्ट्री है, जिसमें एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों जो है इसमें कराया जाएगा। तो ये भी आपको PT कोर्स में आपको दिख जाएगा। ये भी अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप में है। इस ऐप को डाउनलोड आप लोग कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाकर ऐप को डाउनलोड करते इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग मेंस से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण बैच हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं और ये 3 महत्वपूर्ण बैच में एक कंप्लीट GS1 और GS2 से रिलेटेड प्रज्ञान बैच, एक सेपरेटली हिस्ट्री से रिलेटेड बैच, एक सेपरेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बैच। ये तीनों बैच जो है वो आपको मेंस कोर्स में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे और 2 कोर्स PT ओरिएंटेड कोर्स है, एक फिजिक्स और दूसरा हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये सभी बैच जो है, ये सभी कोर्स जो है वो अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप पर आपको दिख जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका इसके संदर्भ में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो है वो डुप्ले जो है, इसका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से फ्रांसीसियो ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, ठीक है ना। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। फ्रांसीसियो ने अपनी फैक्ट्री जो है वो सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित की थी, भारत के संदर्भ में पूछ रहा है। भारत में फ्रांसीसियो ने अपनी फैक्ट्री सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित की थी, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। फ्रांसीसियो से रिलेटेड है। सूरत, पुल्लीकट, कोचीन, कासिम बजार, फ्रांसीसियो से रिलेटेड है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, इस पर भी हमने डिस्कस कराया था। 1664 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। ये ब्रिटिश के संदर्भ में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, फ्रांसीसियो से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो 1667 में, ठीक है ना, 1667 में सूरत में जो है वो इसका पहला फैक्ट्री फ्रांसीसियो के द्वारा ये स्थापित हुआ था। यानी फ्रांसीसियो ने पहला फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित किया था। सूरत में ये फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो 1668 में फ्रांसीसियो के द्वारा स्थापित हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो अभी हमने बताया था कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1664 में हुआ था। तो ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय फ्रांस के शासक कौन रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय में फ्रांस के शासक कौन रहे हैं, लुई 14वां, लुई 13वां, लुई 15वां और लुई 16वां। सही आंसर बताइएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय में फ्रांस के शासक कौन रहे हैं, इसका सही आंसर अगर देखें तो ये आंसर क्या निकल कर आएगा, जल्द से जल्द ऑप्शन देकर इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर A जो है वो इसका सही आंसर निकल कर आएगा। यानी लुई 14वें के
के समय में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के समय में 1664 में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में किसको माना गया, यानी किस व्यक्ति ने इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए रिचेल्यू मेजर्नी, ऑप्शन नंबर बी मेजर्नी, ऑप्शन नंबर सी कोलबर्ट और ऑप्शन नंबर फ्रैंको मार्टिन। सही आंसर बताइएगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1664 में हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? शासक के रूप में तभी हमने बताया कि लुई 14वें के समय में ये कंपनी की स्थापना हुई थी। ये एक गवर्नमेंट के द्वारा संचालित कंपनी थी और इस कंपनी के संस्थापक कौन रहे हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएं तो फ्रांसीसी शासक के वित्त मंत्री कॉलवर्ट के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी। तो इस ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर निकल कर आएगा। यानी कॉलवर्ट के समय में ही कॉलवर्ट के द्वारा ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में निम्नलिखित में से किस फैक्ट्री की स्थापना डचों ने की थी? यानी बंगाल में डच की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री, बंगाल में निम्नलिखित में से किस फैक्ट्री की स्थापना डचों ने की थी? यानी डचों का बंगाल में पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुआ था? बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर। इन चार ऑप्शनों में से अगर देखें तो डचों के द्वारा बंगाल में जो पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ था किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तो चिंसुरा में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो फ्रांसीसी शक्ति से रिलेटेड है। फ्रांसीसी दक्कन शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, इसके पीछे क्या क्या कारण है? डुप्ले का एक असक्षम सेनापति होना। जल्द से जल्द बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। डुप्ले का एक असक्षम सेनापति होना। तो ये असक्षम सेनापति तो किसी भी स्तर से सही नहीं निकल कर आता है। जब डुप्ले ने सहायक संधि डुप्ले ने प्रथम कर्नाटक युद्ध को जीता तो ये ऑप्शन तो ये गलत ही निकल कर आएगा। अंग्रेजों के पास मजबूत सेना, भारतीयों को फ्रांसीसी पसंद नहीं थे, ये तो ऑप्शन से ही सही निकल कर नहीं आता है। और पौंडीचेरी एक सामरिक केंद्र के रूप में नहीं थे। पौंडीचेरी को लेकर तो सभी लोग लड़ रहे थे, यानी कि इसका सही असफल रहे। इसके पीछे अगर सबसे बड़ा अगर कारण अगर देखें तो ये महत्वपूर्ण कारण निकल कर आता है अंग्रेजों के पास मजबूत सेना होना। जिस प्रकार से अंग्रेजों के पास अनुशासन, अंग्रेजों के पास जो कॉन्स्पिरेंसी, अंग्रेजों के पास जो डिप्लोमेसी जैसी चीज़ जो थी वो उसकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। तो ये कहा जाता है कि डिसिप्लिन, डिप्लोमेसी और कॉन्स्पिरेंसी ये कंपनी की श्रेष्ठता का आधार बना और यही श्रेष्ठता ने उसने यूरोपियन कंपनी के साथ साथ भारतीय रजवाड़ों को भी उसने पराजित किया था। इसलिए फ्रांसीसियों का दक्कन में अस्तित्व न होने के पीछे अगर सही आंसर अगर देखें तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। यानी अंग्रेजों के पास मजबूती से सेना होना ही ये फ्रांसीसी असफलता का आधार बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहां यूरोपीय लोगों ने सर्वप्रथम सोडा और अफीम को प्राप्त किया था। यानी सोडा और अफीम प्राप्त महत्वपूर्ण क्षेत्र अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो भारत में सोडा और अफीम उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था? बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। यानी कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पर सोडा का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता था? बिहार में, गुजरात में, बंगाल में या मद्रास में? तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर
ए जो है वो सही आंसर निकल कर आएगा। सबसे इजी क्वेश्चन था ये, कई बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोडा का ही फैक्ट्री जो है वो डचों के द्वारा पटना में स्थापित किया गया था। और सोडा और अफीम, अफीम और सोडा दोनों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों फैक्ट्री से रिलेटेड डच भी रहे हैं, ब्रिटिश भी रहे हैं, सभी लोग। यानी सोडा और अफीम जो है वो एक महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में जाना जाता था, जो बिहार में इसका उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये कूट वाला क्वेश्चन है। भूमि राजस्व का आकलन मिट्टी की प्रकृति और फसल की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। युद्ध में तोपों का उपयोग, तंबाकू एवं लाल मिर्च की खेती, उपरोक्त में से कौन अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया था? ठीक है ना, तो जल्द से जल्द इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर अगर देखें तो क्या निकल कर आता है? ये कूट वाला आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा अंग्रेजों द्वारा लाया गया था? ठीक है, ठीक है, एक ऑप्शन इसमें छूट गया है। इसमें से एक ऑप्शन जो है वो टाइपिंग से छूट गया था, क्योंकि ये ऑप्शन अगर देखें तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। चूंकि मैं इस पर तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे युद्ध में तोपों का इस्तेमाल तो मुगल शासक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये अगर देखें तो ये बेसिकली तंबाकू और लाल मिर्च की खेती अगर देखें तो ये पुर्तगालियों का देन माना जाता था, ठीक है। यानी टू और थ्री के संदर्भ में ये हो गया। तो ये दोनों, तो ये ऑप्शन ही नहीं निकल कर आ रहा है इसके संदर्भ में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो इनमें से कोई नहीं, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऑप्शन नंबर डी जो है वो छूट गया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई भी ऐसा जो है नहीं है जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। सो ये भी गलत है। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 भी गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत है, और स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है। युद्ध में तोपों का इस्तेमाल बाबर के द्वारा, तंबाकू और मिर्च का इस्तेमाल पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक कोड मिलान है, और वो मिलान अगर देखें तो वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान और उससे रिलेटेड विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। यानी कि अगर देखें तो ये कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए थे इससे रिलेटेड है। ये अगर देखें तो इसमें आप बता सकते हैं। ये ऑप्शन ए का अगर सही आंसर देखें तो ए का 2, यानी कि ए का 2 हो गया। ये आप ऑप्शन देख कर ही आंसर निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर क्या निकल कर आएगा? पी होगा। ये क्षेत्र और उससे जुड़े हुए व्यक्ति का नाम जुड़ा गया। तो वास्को डी गामा का संबंध कहाँ से है? पुर्तगाल से है। कोलंबस का संबंध देखें तो कहाँ से है? ठीक है, कोलंबस बी, बी का किससे है? ए, बी का ए से रिलेटेड है। सी का अगर देखता है तो कैप्टन कुक अगर देखें तो कैप्टन कुक का संबंध किससे है? तो ये हमको ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन से है। तो सही आंसर इसका अगर देखें तो ये एक ऑप्शन से ही इसका आंसर निकल कर आ जाता है, और वो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर निकल कर आएगा। यानी कि इस मिलान में आप ऑप्शन देखकर ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो सटीक आंसर निकला वो आपका इसके संदर्भ में निकल कर आता है। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति कौन था? पुर्तगाली। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति कौन था? फ्रांसीसी। और अंग्रेजों ने कभी भी पौंडीचेरी पर अपना कब्जा नहीं किया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत ही है। पौंडीचेरी पर तो उसका कब्जा भी हुआ था वांडीवास के युद्ध के बाद। तो जहाँ जहाँ 3 वाला ऑप्शन निकल कर, ये सब बेसिकली स्टेटमेंट देख कर ही आप आंसर निकाल सकते हैं। ये सही कथनों पर विचार करने के संदर्भ में पूछ रहा है। यानी कि इसमें भी आंसर 3 है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी 3 है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी 3 है ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका सही आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सही आंसर अगर देखें तो ये आपका इसके संदर्भ में निकलेगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही आंसर निकल कर आ जाएगा।
ये अगर देखें तो ये कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड है, कर्नाटक युद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जैसे कर्नाटक युद्ध के बारे में पूछ रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, ये सभी युद्ध हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसकी युद्ध किससे समाप्त हुआ है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक संधि से हुआ है, वो है लासापेल की संधि, यानी ए का 4, ए का अगर 4 देखें तो ये भी आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं, बिना मतलब पूरे ऑप्शन में सिर्फ देखें तो ऑप्शन नंबर सी में ही ये निकल कर आ रहा है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत ही है, ठीक है ना। तो इस कूट को अगर देखें तो आप ऐसे ऑप्शंस के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। ऐसे पूरे कूटों को अगर हम डिस्कस करवा दें तो बी, अगर तृतीय कर्नाटक युद्ध देखें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किससे हो रहा है? तो पेरिस की संधि से हो रहा है तृतीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर देखें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में अगर देखें तो ब्रिटिश की इसके संदर्भ में पूछ रहा है ये अनिर्णायक युद्ध के रूप में निकला था, और प्रथम मैसूर युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ब्रिटिश की। सो ऑप्शंस के हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक स्टेटमेंट पढ़िए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुआ था? तो ये सापेल की संधि से हुआ था। ए का अगर देखें कूट में आंसर कौन सा दिया हुआ है? 4, बाकी कहीं भी 4 नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोपीय शक्ति किसी न किसी समय भारतीय व्यापार में प्रवेश यूरोपीय शक्ति किसी न किसी समय भारतीय व्यापार में प्रवेश किए थे, डच, फ्रांसीसी है। इसके कालक्रम के हिसाब से पूछ रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले जो आया था तो वो था पुर्तगीज। ये पुर्तगीज 1498 में, 1498 के बाद डच 1602 में, अंग्रेज 1604 में, और फ्रांसीसी 1664 में। बस इसका आंसर अगर देखें तो पहला ऑप्शन जो है वो 4, ठीक है ना, जहाँ 4 दिया हुआ है इसका सही आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। तो आज के सेशन के माध्यम से ये 20 महत्वपूर्ण हम यूरोपियन कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चनों पर डिस्कस कराए हैं। यूरोपियन कंपनी से रिलेटेड 2 आपकी क्लासेस हुई थी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये सभी मिलाकर हमने यूरोपियन कंपनी से रिलेटेड टॉपिक को एंड किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से हम मॉडर्न इंडिया का एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। इस टॉपिक का जिक्र जो है वो आपको पहले ही टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से बतला दिया जाएगा, और उसके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी कर कर इस एमसीक्यू सीरीज में आप लोग शामिल होइएगा। ये एमसीक्यू सीरीज प्रतिदिन 10 बजे रात को अलग अलग टॉपिक के माध्यम से चलेगा, और संडे के दिन हम इसको करंट के माध्यम से डिस्कस कराएंगे। तो सेशन को आज यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।